Today we will discuss history PYQ of 2024 for UPSC prelims civil services examination। 2024 में हिस्ट्री सेक्शन से टोटल 14 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 1, द पांड्याज वर नोन फॉर देयर पर्ल्स फिशरीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज पांड्याज पर्ल्स फिशरीज के लिए फेमस थे। स्टेटमेंट नंबर 2, the Venetian traveler Marco Polo visited the Pandya kingdom in 13th century. This statement is also true because Marco Polo ने 3rd century में पांड्या किंगडम में विजिट किया था। So both statement are correct. So correct answer is C. So let's discuss the detail of this question. Statement 1, from the early Sangam literature, the Pandyas were famous for Korkai, a major port town for its high quality pearls. Even a Roman record mention Pandyan pearls. संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग पांड्याज हाई क्वालिटी पर्ल्स के लिए जाने वाले कोरकाई के लिए फेमस थे बिकॉज ये जो पोर्ट हुआ करता था ये इसी किंगडम में हुआ करता था और ये पोर्ट हाई क्वालिटी पर्ल्स के लिए फेमस था। रोमन रिकॉर्ड में भी पांड्यन पर्ल्स के बारे में मेंशन किया गया है। स्टेटमेंट 2, मार्को पोलो विजिटेड द पोर्ट ऑफ कायर इन द पांड्या किंगडम अराउंड 1292 टू 1293 एडी। 1292 एंड 1293 एडी में मार्को पोलो ने पांड्या किंगडम के एक कायल पोर्ट पर भी विजिट किया था। ही रोड एक्सटेंसिवली अबाउट दिस द वेल्थ द किंग्स ज्वेल एंड द थ्राइविंग पर्ल इंडस्ट्री। मार्को पोलो ने पांड्या किंगडम के वेल्थ किंग्स ज्वेल्स एंड यहाँ पर जो पल्स इंडस्ट्री थ्राइविंग हो रही थी उसके बारे में एक्सटेंसिवली इसने लिखा है। About Pandya dynasty, ancient Tamil kingdom in South India, modern day southern Tamil Nadu, active from the 4th century BCE to 16th century BCE। पांड्या डायनेस्टी 4th century BCE से 16th century CE तक एक्टिव रही है। कैपिटल इनका मदुरई हुआ करता था। सिंबल फिश हुआ करता था। वर वन ऑफ द 3 crowned kings of Tamilicum, known for rich maritime trade, pearling and support of Tamil literature। पांड्या किंगडम जो हुआ करता था या इसके आसपास जो किंगडम हुआ करते थे स्पेशली 3 क्राउन किंग्स के नाम से जिनको जाना जाता था पांड्या उनमें से एक किंगडम था और ये रिच मैरीटाइम ट्रेड के लिए इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द मिडिवल इंडिया द टर्म अगरगट्टा रेफर टू। अरगट्टा जो टर्म गिवन किया गया है इसका क्या मीनिंग है? करेक्ट आंसर इज बी, अ वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन ऑफ लैंड। लैंड इरिगेशन के लिए ये एक वाटर व्हील हुआ करता था। लेट्स डिस्कस द डिटेल अबाउट दिस क्वेश्चन। द अरगट्टा पर्सन व्हील वाज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल। वेल से वाटर को लिफ्ट करने के लिए अरगट्टा एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था। इसको पर्सन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इट कंसिस्टेड ऑफ अ चेन ऑफ बकेट अटैच टू अ व्हील। व्हील के साथ कुछ बकेट इसमें अटैच हुआ करते थे। इन्हीं बकेट्स का ये चेन हुआ करता था। सिग्निफिकेंस, इट रिवॉल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर इन द मिडिवल पीरियड बाय अलाउइंग फार्मर्स टू इरिगेट फील्ड दैट वर नॉट नियर रिवर। कुछ फील्ड ऐसे हुआ करते थे जो नियर रिवर नहीं हुआ करते थे और उन फील्ड को इरिगेट करने के लिए अरगटा जो कि एक मैकेनिकल डिवाइस हुआ करता था इसने एग्रीकल्चर सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the स्तूपाज in ancient India, consider the following statement। स्तूपाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा ये फाइंड करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ द स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। क्या स्तूपा का जो कंसेप्ट है ये बुद्धिस्ट ओरिजिन है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है। स्तूपाज वर जनरली यूज्ड एज अ रिपोजिटरीज फॉर relics। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Stupas were built to commemorate event in the life of the Buddha as a voting offering. This statement is also true. So correct answer is B, 2 and 3. So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is correct. The concept of stupa existed in India during the Vedic period as burial mounds. Buddhism adopted, refined and popularized it, but did not originate it. बुद्धा स्तूपा का जो कंसेप्ट रहा है इंडिया में वो वैदिक पीरियड से ही रहा है बिकॉज ब्यूरियल माउंट्स के तौर पर इसको यूज किया जाता था। बुद्धिज्म ने स्तूपा कंसेप्ट को रिफाइन किया, एडॉप्ट किया एंड इसको पॉपुलराइज किया। बट बुद्धिज्म ने
स्तूपाज को ओरिजिनेट नहीं किया है। सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। मोस्ट फेमस स्तूपाज लाइक सांचे कंटेन relics of Buddha or his disciples शारीरिका। कुछ फेमस स्तूप सच एज सांची स्तूप, इसके अंदर बुद्धा के कुछ रेलिक्स कंटेन है और इसके जो भी डिसिपल्स रहे हैं उनके भी कुछ रेलिक्स, डिसिपल्स को मेनली यहाँ पर शारीरिका कहा जाता था, उनके भी यहाँ पर कुछ रेलिक्स रखे हुए हैं। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। मैनी स्तूपाज वर बिल्ड एट स्पॉट्स वेयर बुद्धा परफॉर्म मिरेकल्स और बाय पिलग्रिम्स एज ए फॉर्म ऑफ प्रेयर वोटिव। मैंने स्तूपाज वहां बिल्ड किए गए जहां पर बुद्धा ने अपने मिरेकल्स को परफॉर्म किया। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the RIN mutiny of 1946, which of the following statement is are correct? यहाँ पर RIN mutiny इट मीन्स रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट स्टार्टेड इन बॉम्बे इन द शिप HMIS तलवार। रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटिनी हुआ था 1946 में, ये बॉम्बे में स्टार्ट किया गया ऑन द शिप HMIS तलवार। ये शिप का नाम है HMIS तलवार और इस शिप के थ्रू ही RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 में बॉम्बे में स्टार्ट किया गया। स्टेटमेंट 2, द म्यूटिनर्स डिमांडेड द रिलीज ऑफ INA इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स। इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए यहाँ पर म्यूटिनर्स ने डिमांड किया था। तो स्टेटमेंट सेकंड इज आल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 3, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द म्यूटिनी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इन्होंने इस म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं किया था। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Statement 1 and 2. The revolt began on February 18, 1946 over bad food and racial discrimination because उस टाइम पर racial discrimination बहुत ज़्यादा हुआ करता था एंड बैड फूड की वजह से 18 फरवरी 1946 में ये रिवॉल्ट बिगिन हुआ। However, it quickly turned political with sailors demanding the release of INA heroes like शाहनवाज खान। ये जो रिवॉल्ट था ये पॉलिटिकल पॉलिटिकली टर्न हो जाता है और कुछ टाइम के बाद सेलर्स का जो डिमांड होता है वो INA हीरोज लाइक शाहनवाज खान को रिलीज करने की यहाँ पर डिमांड की जाती है इनके द्वारा। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। बोथ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कंडेम्ड द वायलेंस एंड द ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ब्रीच किया गया था इस म्यूटिनी के ड्यूरिंग एंड कुछ वायलेंस भी हुआ। यही वजह है कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने इस म्यूटिनी का कंडेम किया। Sardar Patel and Jinnah actually persuaded the sailors to surrender, promising that they would not be victimized, a promise the British did not keep. Question number 5. In which of the following region did Ashoka first use his name Ashoka instead of his titles like uh, Devnampiya or Piyadasi? Correct answer is Maski. मास्की एक ऐसा प्लेस था जहां पर अशोक ने पहली बार अपना नाम अशोका टेकिंग किया। तो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। फॉर अ लॉन्ग टाइम हिस्टोरियंस डिड नॉट नो पियादासी वाज अशोका। एक लॉन्ग टाइम तक हिस्टोरियंस को ये पता नहीं था कि पियादासी जो वर्ड यूज किया गया है ये अशोका के लिए किया गया है। इट वाज द डिस्कवरी ऑफ द मास्की रॉक एडिक्ट्स इन 1915 दैट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड देवनामपिया अशोका कन्फर्मिंग हिज आइडेंटिटी। पहली बार 1950 में मास्की रॉक एडिक्ट जिसको कर्नाटक से फाइंड किया जाता है, इस रॉक एडिक्ट पर पहली बार देवनामपिया अशोका मेंशन था और ये देखा गया और अशोका की आइडेंटिफाई इससे कंफर्म हुई। अदर साइड्स लाइक गुज्जर एंड नेटूर आल्सो मेंशन्ड हिज नेम। कुछ अदर साइड जैसे गुज्जर है, नेटूर है, यहाँ भी इस नेम को मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6. During the reign of which Vijayanagar ruler did the Italian traveler Niccolo Conti visited the empire? किस विजयनगर रूलर के ड्यूरिंग इटालियन ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी ने उसके एम्पायर में विजिट किया? करेक्ट आंसर इज देवराय फर्स्ट। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन।
Niccolo Conte visited Vijayanagar in 1420 AD during the reign of Devaraya I. निकोला कॉन्टे ने 1420 एडी में विजयनगर विजिट किया और इस टाइम पर विजयनगर किंग जो हुआ करता था वो देवराय फर्स्ट हुआ करता था। ही प्रोवाइड अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटीज फोर्टिफिकेशन एंड द फेस्टिवल ऑफ दीपावली। निकोलो कॉन्टी ने सिटी का फोर्टिफिकेशन को डिस्क्राइब किया, साथ ही दीपावली फेस्टिवल जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता रहा है, इस फेस्टिवल से रिलेटेड भी इसने काफी डिस्क्रिप्शन गिवन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to the history of India, the Ulgulan or the Great Tumult is the description of which of the following event? उलगुलान और ग्रेट तुमुल्त ये किस इवेंट का डिस्क्रिप्शन है? करेक्ट आंसर इज डी, बिरसा मुंडा रेबेलियन ऑफ 1899 टू 1900। उलगुलान उलगुलान एंड ग्रेट तुमुल्त ये 1899 और 1900 में जो बिरसा मुंडा के रेबेलियन थे, इन रेबेलियन को डिस्क्राइब करता है। लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Birsa Munda led the tribal movement in the Chota Nagpur region against the destruction of their system of common land holding by Dikus, outsider। बिरसा मुंडा के जो ट्राइबल मूवमेंट रहे हैं वो छोटा नागपुर रीजन में रहे हैं, बिकॉज इस रीजन के अंदर कुछ दिकुस और आउटसाइडर पीपल के द्वारा कॉमन लैंड होल्डिंग्स, इट मीन्स खुंटकट्टी को डिस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जा रहा था। इट मीन्स आउटसाइडर पीपल का इनके कॉमन लैंड पर कुछ इंटरफेरेंस बढ़ गए थे। द टर्म उलगुलान मीन्स ग्रेट तुमुल्त और चाउस। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। यहाँ पर कुछ डायनेस्टीज गिवन है और इन डायनेस्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सच है होयसल डायनेस्टी, गढ़वाल डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, यादव डायनेस्टी। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 12th सेंचुरी। इनमें से कौन कौन सी डायनेस्टीज है जो अर्ली 12th सेंचुरी में एस्टेब्लिश की गई थी? सभी डायनेस्टीज यहाँ पर अर्ली 12th सेंचुरी में ही ये एस्टेब्लिश की गई थी। तो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल डायनेस्टीज इन डिटेल। All the dynasties rose to power as the major empires like the Western Chalukyas and Rashtrakutas declined। जैसे ही वेस्टर्न चालुक्याज एंड राष्ट्रकूटाज का डिक्लाइन होता है, इन सभी डायनेस्टीज जो क्वेश्चन में गिवन है, इन सभी डायनेस्टीज का जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट इज गढ़वाल डायनेस्टी। गढ़वाल डायनेस्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गढ़वाल डायनेस्टी 1090 टू 1193 एडी तक नॉर्थ इंडिया में इन्होंने रूल किया है। द गढ़वाल और गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज वर अ प्रोमिनेंट राजपूत डायनेस्टी। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज के नाम से भी जाना जाता है और कन्नौज राजपूत डायनेस्टी, ये एक राजपूत डायनेस्टी हुआ करते थे। रूल नॉर्दर्न इंडिया, मॉडर्न यूपी एंड बिहार फ्रॉम द लेट 11th टू लेट 12th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के लेट से 12th सेंचुरी लेट तक इन्होंने नॉर्थर्न इंडिया के यूपी एंड बिहार जैसे स्टेट में रूल किया। फाउंडेड बाय चंद्रदेव अराउंड 189 सी। चंद्रदेव के द्वारा गढ़वाल डायनेस्टी फाउंड की गई 1089 एडी में इसको फाउंड किया गया था। कैपिटल एट वाराणसी एंड कन्नौज। गढ़वाल्स की कैपिटल वाराणसी और कन्नौज में हुआ करती थी। रीच्ड देयर पीक अंडर गोविंद चंद्रन। गोविंद चंद्र के द्वारा इस डायनेस्टी को पीक पर पहुंचाया जाता है। द डायनेस्टी वाज नोन फॉर इट डिफेंडिंग अगेंस्ट गजनवीज इन्वेजन एंड सपोर्टिंग हिंदुइज्म। गढ़वाल डायनेस्टी जो फेमस रही है वो इसलिए फेमस रही है बिकॉज इन्होंने गजनविद इन्वेजन्स को डिफीट किया, हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे। द होयसल एम्पायर 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है। प्रोमिनेंट साउथ इंडिया पावर बेस्ड इन कर्नाटक। होयसल एम्पायर जो था वो साउथ इंडिया की एक डायनेस्टी हुआ करती थी, स्पेशली कर्नाटक बेस्ड ये डायनेस्टी थी। नोन फॉर एक्विसाइड सॉपस्टोन स्टार शिफ्ड टेम्पल्स। एक्विसाइड सॉपस्टोन स्टार शिफ्ड टेम्पल्स के लिए इन्हें जाना जाता है। होयसल एम्पायर के जितने भी किंग रहे हैं। फाउंडेड बाय निरीपा कामा सेकंड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय साला। निरीपा कामा सेकंड के द्वारा इसको फाउंड किया गया एंड साला के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। रूल फ्रॉम बेलोर एंड हेलेबिडू। आर्किटेक्चर फीचरिंग
intricate Madanika figures as is a UNESCO World Heritage Site. हॉयसल किंग्स के द्वारा जो भी आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, इन्हें इंट्रिकेट मादानिका फिगर्स के लिए जाना जाता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द यादव ऑफ देवगिरी एंड काकतीय ऑफ वारंगल वर prominent 12th to 14th century Deccan dynasties that emerged from the decline of the Western Chalukya. देवगिरी के यादव एंड वारंगल के काकतीय, ये भी 12th एंड 14th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट डेक्कन डायनेस्टीज हुआ करती थी, जो कि वेस्टर्न चालुक्याज के डिक्लाइन के बाद इमर्ज हुए। द यादव रूल्ड महाराष्ट्र while the काकतीय dominated the तेलुगु स्पीकिंग ईस्टर्न डेक्कन। यादव ने महाराष्ट्र को रूल किया था और जो काकतीय डायनेस्टी के किंग थे, इन्होंने तेलुगु स्पीकिंग ईस्टर्न डेक्कन को डोमिनेट किया। बोथ डायनेस्टीज अल्टीमेटली बीइंग डिफीटेड बाय दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दोनों डायनेस्टीज को बाद में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है। द चालुक्य डायनेस्टी मेजर साउथ इंडियन एम्पायर बेस्ड इन कर्नाटक। चालुक्य डायनेस्टी कर्नाटक बेस्ड डायनेस्टी हुआ करती थी, रूलिंग फ्रॉम द 6th to 12th सेंचुरी। 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। नोन फॉर डोमिनेटिंग द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू को इन्होंने डोमिनेट कर लिया था। पायनियरिंग द वारसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड फोस्टिंग आर्ट, लिटरेचर एंड मैरीटाइम पावर। वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए ये चालुक्य किंग जाने जाते हैं। साथ ही इन्होंने आर्ट, लिटरेचर एंड मैरीटाइम पावर को फोस्टर किया। की ब्रांचेज इंक्लूड द बादामी चालुक्य फाउंडर्स, ईस्टर्न चालुक्य बेनगी एंड वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी। चालुक्य डायनेस्टी की अलग अलग ब्रांच हुआ करती थी। जो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, दीज आर नोन एज बादामी चालुक्य एंड ईस्टर्न चालुक्याज जो थे, इन्हें वेंगी चालुक्य के नाम से जाना जाता था एंड वेस्टर्न चालुक्याज को कल्याणी के नाम से जाना जाता था। द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 753 से 982 सीई तक इन्होंने रूल किया है। पावरफुल साउथ इंडियन एम्पायर फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी, ये पावरफुल साउथ इंडियन एम्पायर हुआ करती थी। दंती दुर्ग ने इसको फाउंड किया था। डोमिनेटेड द डेक्कन फॉर ओवर 1200 ईयर्स। अबाउट 1200 ईयर्स तक इन्होंने डेक्कन रीजन को डोमिनेट किया। विद देयर कैपिटल एट मान्यकेता, they acted as a cultural and economic bridge between the north and south, famously constructing the rock cut Kailash Nath temple at Ellora. राष्ट्रकूटा किंग जो हुआ करते थे, टेम्पल वगैरह बहुत ज़्यादा बनवाया करते थे। एलोरा में कैलाश नाथ टेम्पल भी इन्हीं ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो हुआ करती थी, स्पेशली इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी कर्नाटक में, ये नॉर्थ एंड साउथ के बिटवीन कल्चरल एंड इकोनॉमिक ब्रिज का काम किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया व्हाट वर कोरकाई, पुम्पोहार और मुचिरी वेल नोन एज। करेक्ट आंसर इज बी, पोर्ट सिटी। ये सब पोर्ट सिटी हुआ करते थे उस टाइम पर। कोरकाई, पुम्पोहार एंड मुचिरी, ये सब पोर्ट सिटीज हुआ करते थे। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दीज पोर्ट सिटीज। कोरकाई was the primary port of the Pandyan kingdom, famous for pearl fisheries. कोरकाई जो पोर्ट सिटी हुआ करता था, ये पांड्यन डायनेस्टी, पांड्यन किंगडम का एक प्राइमरी पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पर। पर्ल फिशरीज के लिए ये फेमस था। पांड्यन डायनेस्टी एंशिएंट तमिल किंगडम इन साउथ इंडिया, मॉडर्न डे सदर्न तमिलनाडु, active from the 4th century BCE to the 16th century CE. Capital Madurai. Symbol fish. Were one of the three crowned king Movendar of Tamilkam, known for rich maritime trade, pearling, and support of Tamil literature. पुम्पोहार कावेरी पत्तनम के नाम से भी इसको जाना जाता है। वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ द चोला किंगडम, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द कावेरी रिवर। पुम्पोहार जो पोर्ट हुआ करता था, ये चोला किंगडम का एक मेजर पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पर। और चोला किंगडम जो है वो कावेरी रिवर के माउथ पर लोकेटेड है। पुम्पोहार पोर्ट ये कावेरी रिवर पर सिचुएटेड था। द चोला एम्पायर 19th to 13th सेंचुरी सीई तक इन्होंने रूल किया। बेस्ड इन द कावेरी रिवर डेल्टा, तमिलनाडु, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का तमिलनाडु में जो कावेरी रिवर डेल्टा है, वहाँ पर चोला एम्पायर हुआ करता था। रीड इट्स पीक इन द 11th सेंचुरी अंडर राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट। चोला डायनेस्टी में जो फेमस किंग हुए हैं वो राजराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट हुए हैं।
renowned for a powerful navy, maritime supremacy in the Indian Ocean, and architectural achievement like the Brihadoswara Temple. पावरफुल आर्मी के लिए इन्हें जाना जाता है एंड इंडियन ओशन में इनकी जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी रही है वो आज भी फेमस है। कुछ आर्किटेक्चरल अचीवमेंट भी इनके रहे हैं सच एज बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने ही बनवाया है। कंट्रोल सदर्न इंडिया, श्रीलंका एंड एक्सपेंडेड इनटू साउथ ईस्ट एशिया। चोला एम्पायर सदर्न इंडिया को कंट्रोल किया करता था, श्रीलंका को भी कंट्रोल किया करता था। साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की। मोचिरी was the legendary port on the Malabar coast modern day Kerala of the Chera Kingdom. चेरा किंगडम जो कि मॉडर्न डे केरला के अंदर हुआ करता था। मुचेरी इन्हीं का एक लेजेंडरी पोर्ट हुआ करता था मालाबार कोस्ट पर। फेमस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ब्लैक ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस टू रोम। इसी पोर्ट से ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस रोम के लिए ट्रांसफर किए जाते थे। द चेरा डायनेस्टी और केरला पुत्र was a foundational kingdom of ancient Tamilkam, South India, and later medieval Kerala. चेरा डायनेस्टी जो हुआ करती थी वो एंशियंट तमिलकम की किंगडम का एक फाउंडेशनल रहा है और बाद में मिडिवल केरला के लिए भी ये एक फाउंडेशनल के तौर पर वर्क करता है। कैपिटल्स आर एट करूर एंड मुजिरिस। करूर एंड मुजिरिस इसकी कैपिटल हुआ करती थी। known as one of the three major Tamil dynasties alongside as Cholas and Pandyas. चोला पांड्या ये भी साउथ की कुछ फेमस डायनेस्टीज रही हैं। 3 डायनेस्टी में से एक चेरा डायनेस्टी भी है। सेंटर्ड अराउंड द मालाबार कोस्ट एंड कोंगो नाडु। मालाबार कोस्ट एंड कोंगो नाडु को सेंटर्ड करती हैं। डोमिनेटेड स्पाइस ट्रेड विद द रोमन एम्पायर एंड द मिडिल ईस्ट। स्पाइस ट्रेड इस पोर्ट के थ्रू सबसे ज़्यादा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1, इट एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया है? क्या टैक्सेस को इवेजन के लिए एडवोकेट किया? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये जो टारगेट रहे हैं, अचीवमेंट रहे हैं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर ये पार्ट थे कि गुड्स का बॉयकॉट करना है, टैक्सेस के एविडेंस से रिलेटेड एडवोकेट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इट वांटेड टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द proletariat. This statement is also wrong. Statement 3, it advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. This statement is also wrong because इन्होंने इसके लिए कभी फेवर नहीं किया। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सो कोई भी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज डी, नन। So let's discuss the detail of this question. Statement 1 is incorrect. These were features of the non-cooperation and civil disobedience movement, not the specific platform of the CSP, founded in 1934. Because कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इस्टेब्लिश की जाती है और ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट के लिए एंड टैक्स इविजन के लिए एडवोकेशन पहले से ही हो चुका था। ये जो इशू रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्ट रहे हैं। Statement 2 is incorrect. Unlike the Communist Party of India, the CSP, led by J.P. Narayan and Acharya Narendra Deva, believe in democratic socialism within the Congress framework, not a violent dictatorship of the proletarian. कम्युनिस्ट पार्टी से थोड़ा डिफरेंट जो CSP पार्टी हुआ करती थी जिसको J.P. नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव लीड कर रहे थे, ये जो पार्टी हुआ करती थी ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विद इन द कांग्रेस फ्रेमवर्क पर बिलीव किया करते थे। इट मीन्स इनका मानना था कि कांग्रेस के अंदर ही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज स्ट्रांगली नेशनलिस्ट एंड अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट को इन्होंने अपोज किया एज दे बिलीव्ड इट वुड डिवाइड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इन्होंने ये नेशनलिस्ट फुल्ली नेशनलिस्ट थे और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज किया था। जबकि थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है कि इन्होंने ऑपरेट क्लास के लिए माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्शंस को एडवोकेट किया, ऐसा नहीं था।
The Congress Socialist Party was a left-wing faction within the Indian National Congress founded in 1934 by leaders like Jayaprakash Naran, Acharya Nandadeva, and Yusuf Meherali. It aimed to push the Congress towards a socialist ideology, emphasizing decentralized socialism, workers' rights, and independence from British rule, while opposing the sectarian anti-Congress instance of the Communist Party. Question number 11. With reference to the Sankhya School of Philosophy, consider the following statement. यहाँ पर कुछ statement given है और ये सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड है। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के जो 6 क्लासिकल स्कूल्स हैं, सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी ये ओल्डेस्ट है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, इट डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और अ क्रिएटर। ये गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। स्टेटमेंट 1, फाउंडेड बाय कपिला मुनि, सांख्य इज वाइडली रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी जो रही है वो कपिला मुनि के द्वारा फाउंडेड की गई है और ये इंडियन फिलोसफी में का ओल्डेस्ट फिलोसफी रही है। स्टेटमेंट 2, ओरिजिनल सांख्य इज एस्थेटिक। ओरिजिनल सांख्य जो रही है वो एस्थेटिक रही है। इट मीन्स वो निश्वर को फॉलो करती है। इट एक्सप्लेन द यूनिवर्स थ्रू द ड्यूअलिज्म ऑफ पुरुष एंड प्रकृति rather than an interventionist god. Question number 12. During the medieval period in India, the term अग्रहारा रेफर टू, टर्म अग्रहारा किसके लिए यूज किया गया? करेक्ट आंसर इज बी, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स व्हिच वाज यूजुअली टैक्स फ्री। ब्राह्मण्स को उस टाइम पर कुछ लैंड ग्रांट की जाती थी और वो टैक्स फ्री हुआ करती थी। इस लैंड को अग्रहारा के नाम से जाना जाता था। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। From the Gupta period through the medieval era, kings granted land to Brahmins for their sustenance and to encourage learning. लर्निंग को encourage करने के लिए एंड इनके सस्टेनेंस को इंश्योर करने के लिए गुप्ता पीरियड से लेकर medieval era तक सभी किंग्स ने ज़्यादातर किंग्स ने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट किया और इस ग्रांटेड लैंड को अग्रहारा के नाम से जाना जाता था। These lands were often sermon exempt from all taxes and the inhabitants were usually allowed to govern themselves according to local customs। ये जो लैंड हुआ करते थे ये सरमान्य लैंड हुआ करती। सरमान्य मीन्स एग्जाम्ड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। द गुप्ता पीरियड जो रहा है वो 3rd सेंचुरी टू 6th सेंचुरी सीई इसका रूल रहा है। दिस पीरियड इज नोन एज क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, characterized by significant political unity, economic prosperity, and major advancement in science, art, and literature, often called a golden age। इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडेड बाय श्रीगुप्त, द एम्पायर रीड इट्स जेनिथ अंडर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्ता डायनेस्टी को श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था और ये जो डायनेस्टी थी ये जेनिथ पर जो रीच हुई है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following were the features of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 में कौन कौन से फीचर हैं इसमें से? स्टेटमेंट 1, सॉरी स्टेटमेंट नहीं है बट 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर 1, abolition of DRK in the provinces and introduction of provincial autonomy। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज प्रोविंसेस में डीआरके का जो अबोलिश किया गया है वो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। साथ ही इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया है। Second, abolition of the Council of Secretary of the State for India। This option is also true because Government of India 1935 के अकॉर्डिंग ही काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का अबोलिशन किया गया है। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोड। फेडरल कोड भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग 1937 में एस्टेब्लिश की गई थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3। फीचर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या क्या फीचर है? फीचर नंबर 1, इट रिप्लेस डीआरके एट द प्रोविंशियल लेवल विद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो इट इंट्रोड्यूस डीआरके एट द सेंटर। यहाँ पर डीआरके समझ लेते हैं डीआरके क्या होता है। डीआरके और डीआरसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद 2 डिस्टिंक्ट जॉइंट रूलर्स और अथॉरिटीज। डीआरके गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है जहाँ पर एक सेम एरिया पर 2 डिस्टिंक्ट जॉइंट रूलर्स और अथॉरिटीज का रूल होता है। इट वाज ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। डीआरके जो एस्टेब्लिश किया गया था वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया गया था। इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स में एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में इसमें डिवाइड किया गया। रिजर्व सब्जेक्ट जो हुआ करते थे वो गवर्नर के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो हुआ करते थे वो मिनिस्टर के द्वारा मैनेज किए जाते थे। फीचर टू, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड रिप्लेस्ड इट विद अ बॉडी ऑफ एडवाइजर्स फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग अबॉलिश कर दिया गया और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ रिप्लेस किया गया। फीचर थ्री, द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिल्ली इन 1937 अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के ऑल प्रोविजंस क्या क्या थे वो सभी प्रोविजंस के बारे में यहाँ डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसिपल स्टेट एट यूनिट्स। ऑल इंडिया फेडरेशन इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश किया जाता है। नंबर दो, एडॉप्शन ऑफ डीआरके एट द सेंटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर अभी जो डिस्कस किया था वो स्टेट में डीआरके का अबोलिश अभी हमने डिस्कस किया था, बट ये जो डीआरके था ये सेंटर में एडॉप्ट किया गया। फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बट इट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन। ये जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन किया गया था ये कभी भी ऑपरेशन में नहीं आया। नंबर थ्री, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस इन थ्री लिस्ट। सेंटर और स्टेट के बिटवीन पावर्स को थ्री लिस्ट में डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नंबर फोर, रेसिडुअरी पावर वाज गिवन टू द वायसराय। रेसिडुअरी पावर यहाँ वायसराय को गिवन की गई। नंबर फाइव, अ फेडरल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। नंबर सिक्स, इट इंट्रोड्यूस्ड बायकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में से 6 के अंदर बायकैमरलिज्म का प्रोविजन किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बायकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। Number seven, establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, and a Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. Federal Public Service Commission, which is also known as UPSC, and State Public Service Commission and Joint Public Service Commission, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही सेटअप किए गए हैं। नंबर एट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। कंट्री की करेंसी एंड क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। नंबर नाइन, इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर जो काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था अब इसको अबॉलिश कर दिया गया। नंबर 10, extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed classes, women and laborers। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल था उसको यहाँ एक्सटेंड किया जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर को यहाँ गिवन किया जाता है। नंबर 11, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, अबाउट 10% पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट गिवन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू द बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनियन सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व क्या बुद्धिज्म के हीनियन सेक्ट का सेंट्रल रहा है? नो, दिस इज रॉन्ग। ये हीनियन का कंसेप्ट नहीं रहा है, यह महायान का सेंट्रल रहा है ये कंसेप्ट। सेकंड स्टेटमेंट, अ बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट बीइंग हु डिले हिज ओन निर्वाण टू हेल्प अदर्स। बोधिसत्व वो कंपैशनेट बीइंग होते हैं जो अदर पीपल के हेल्प के लिए अपने निर्वाण को डिले करते हैं। सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये महायान बुद्धिज्म का कोर कंसेप्ट रहा है। हीनयान फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल लिबरेशन। अरहट, हीनयान जो है ये इंडिविजुअल लिबरेशन इट मीन्स अरहट पर मोर फोकस करते हैं। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। अ बोधिसत्व इज वन हु हैज जनरेटेड bodhicitta, a spontaneous wish to attain Buddhahood for benefit of all sentient beings and chooses to stay in the cycle of summer to alleviate the suffering of the others। हीनयान एंड महायान के बिटवीन क्या डिफरेंस है?
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेनियन लेजर व्हीकल और थारवेदा एंड महायान ग्रेट व्हीकल आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म दैट डाइवर्ज अराउंड द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी। हेनयान एंड महायान ये बुद्धिज्म की टू ब्रांचेज हैं। हेनयान को लेजर व्हीकल के नाम से जाना जाता है एंड महायान को ग्रेटर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। हेनयान फोकस ऑन इंडिविजुअल मोनेस्टिक लिबरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन while Mahayana emphasizes universal salvation, viewing Buddha as a divine and worshipping Bodhisattva. हेनियान का जो मेन फोकस है वो इंडिविजुअल मोनेस्टिक लिबरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन पर है, जबकि महायान का जो एम्फेसाइज रहा है वो यूनिवर्सल सैल्वेशन, व्यूइंग बुद्धा एज डिवाइन एंड वर्शिपिंग, बुद्धा को ये एक डिवाइन के तौर पर या वर्शिपिंग बोधिसत्व के तौर पर देखा करते थे। ये डिफरेंस बिटवीन हेनियान एंड महायान आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस था? हेनियन often associated with Theravada, adhere to the original Stuttgart teaching of Buddha, aiming for personal nirvana. हेनियन जो लोग थे ये थेरवेदा के साथ एसोसिएटेड थे और ये बुद्धा की जो भी ओरिजिनल स्टेटा टीचिंग्स थी पर्सनल निर्वाण अटेन करने के लिए उनको इम्पोर्टेंट माना करते थे। महायान प्रमोट द बोधिसत्व आइडियल, पोस्टपोनिंग पर्सनल सेल्वेशन टू हेल्प ऑल बीइंग रिच एंटाइटलमेंट। महायान जो थे ये बोधिसत्व आइडियल को प्रमोट किया करते थे एंड पर्सनल सेल्वेशन को ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये पोस्टपोन करने के लिए कहते थे। बुद्धाज स्टेटस, हेनयान व्यू बुद्धा एज अ ह्यूमन टीचर, महायान ट्रीट हिम एज अ डिवाइन कॉस्मिक बीइंग। हेनयान बुद्धा को एक ह्यूमन टीचर के तौर पर देखते हैं, जबकि महायान बुद्धा को एक डिवाइन कॉस्मिक बीइंग के रूप में ट्रीट करते हैं। वर्शिप एंड रिचुअल्स, महायान इनकॉर्पोरेट आइडल वर्शिप एंड एलेबोरेट रिचुअल्स वेयर हेनयान ट्रेडिशनली अवॉइड दीज। महायान जो सेक्ट था ये आइडल वर्शिप को मानता था और रिचुअल्स को एलेबोरेट करने पर फोकस करता था, जबकि हेनयान ट्रेडिशनली इन चीज़ों को अवॉइड करता रहा है। लैंग्वेज एंड टेक्स्ट, हेनयान टेक्स्ट आर इन पाली while महायान स्क्रिप्चर्स आर इन संस्कृत। हेनयान टेक्स्ट पाली में लिखे हुए हैं, महायान टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे हुए हैं। जियोग्राफी, हेनयान इज प्रीडोमिनेंट इन श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा एंड लाओस। महायान स्प्रेड इन चाइना, जापान, कोरिया एंड तिब्बत। हेनयान सेक्ट जो रहा है ये साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, स्पेशली श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, जबकि महायान सेक्ट जो रहा है वो नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेड हुआ, सच एज चाइना में, जापान, कोरिया एंड तिब्बत में स्प्रेड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। धन्यागढ़ आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ गुजरात, महास्थांगढ़ बांग्लादेश। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्ट आंसर सी ऑल द 3, ये सभी पेयर करेक्ट हैं। धन्यागढ़, द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द सातवाहन, लोकेटेड नियर अमरावती इन आंध्र प्रदेश। धन्यागढ़ ये एंशिएंट कैपिटल हुआ करती थी सातवाहंस का और ये आंध्र प्रदेश के अमरावती के नियर लोकेटेड थी। इट वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट सेंटर। धन्यागढ़ एक फेमस बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था, यही वजह है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, जूनागढ़, फेमस फॉर द अशोकन एडिक्ट्स एंड द सुदर्शन लेक इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदामन एंड स्कंदगुप्त इन गुजरात। जूनागढ़ अशोकन एडिक्ट्स के लिए फेमस है एंड सुदर्शन लेक इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ पर मिली हुई हैं। महास्थांगढ़, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन आर्कोलॉजिकल साइट इन साउथ एशिया की ये अर्लीस्ट अर्बन आर्कोलॉजिकल साइट है, लोकेटेड इन द बोगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ये जो साइट है महास्थांगढ़, ये बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।